स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जानेंगे कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। रसिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया। सबसे पहले वाई रसिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया, इसके लिए सबसे पहले आपको 1991 का जो यूएसएसआर था, इसके डिसइंटीग्रेशन की कहानी आपको जाननी पड़ेगी। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करके रसिया और कई सारे कंट्री बने, उसमें से एक यूक्रेन भी था। तो 1991 से ही रसियन जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक खटकता रहता है कि वेस्ट कंट्री ने उनके साथ दगाबाजी किया है। और ख़ास करके जो रसिया के जो करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती रहती है कि वेस्ट हमेशा ये चाहता है कि रसिया को ख़त्म कर दिया जाए, रसिया को धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। और उनका कहना है कि अभी भी ये थ्योरी वेस्ट चला रही है। और इसी सिलसिले में नाटो एक संस्था है जो कि यूएसए और इसके साथ और काफ़ी सारे कंट्री हैं, अभी 30 कंट्री हैं, जो एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक्सपेंशन करती जा रही है। तो नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को चाहिए। यूक्रेन नाटो का मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है, जिसका कि सख्त विरोधी व्लादिमीर पुतिन रहे हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि नाटो क्या है और इसका विरोध क्यों किया जाता है। तो नाटो का जो गठन 1949 में हुआ था अगेंस्ट यूएसएसआर के पावर को कर्टेल करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में गठित की गई थी। यूएसए लीडिंग कंट्री उसमें था और बाकी कई कंट्री मिलकर अभी इनके 30 मेंबर हो गए हैं। तो रसिया से जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट करके जो कंट्री बने, उसमें वो भी नाटो का सदस्य है। अब नाटो का सदस्य होने का इम्पोर्टेंस क्या है कि नाटो का कोई भी कंट्री जब सदस्य बनता है तो नाटो एक गारंटी देती है कि उस कंट्री की सुरक्षा नाटो करेगी। मतलब नाटो के किसी भी कंट्री पे यदि दूसरे नॉन नाटो मेंबर अटैक करेंगे तो सारे कंट्री मिलकर उसका विरोध करेंगे। तो यूक्रेन भी चाहता है कि नाटो का मेंबर बन जाए, सो दैट कि रसिया उस पर कभी भी अटैक ना कर पाए। तो इसी सिलसिले में लेकिन व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि नाटो का मेंबर यूक्रेन न बने। अभी देखना पड़ेगा कि जैसे रसिया, आप जब रसिया का देखोगे तो यूक्रेन इस तरह से इसका वेस्ट साइड में यूक्रेन आता है और यूक्रेन के बाद ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि नाटो का मेंबर हैं। तो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यदि नाटो का मेंबर यूक्रेन को मिल गया तो नाटो का एक्सपेंशन उनके बॉर्डर तक हो जाएगा, जो कि हमारे लिए, रसिया के लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दा को लेकर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट को बैठाया जाए जो कि रसिया के इशारे पे चले और रसिया द्वारा कंट्रोल हो, सो दैट नाटो के एक्सपेंशन को रोका जा सके। और दूसरा है कि उसका जो लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन इसलिए लिखा कि हमने जैसे आपको बताया कि इस जगह यूक्रेन है और उसके बाद इधर सारे यूरोपियन कंट्री जो नाटो के मेंबर हैं। तो ये जो बफर जोन की तरह एक काम करेगा रसिया और दूसरे नाटो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके बीच में। तो इन सब मुद्दाओं को लेकर ही व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पे उसका शासन रहे, वहाँ एक पपेट गवर्नमेंट रहे। तो इसी सिलसिले में 2014 में जो यूक्रेन का एक क्रीमिया द्वीप है उस पर कब्जा कर लिया ऑलरेडी रसिया ने, इसके साउथर्न पार्ट पे। तो इन्हीं सब मुद्दा को लेकर रसिया यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है और चाहता है कि यूक्रेन में हमारा पपेट गवर्नमेंट बने। तो ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब हमारा देश इंडिया का इंटरेस्ट उसमें कैसे छिपा हुआ है, यानी किस तरह से इंडिया इफेक्टेड होगा इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत है। मतलब इंडिया का लगभग 2/3 जो डिफेंस इक्विपमेंट है वह रसियन है और इसका स्पेयर पार्ट्स इंडिया को सप्लाई हमेशा रसिया करता रहता है। तो इस तरह से रसिया इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हाल फिलहाल में जो यूएनएससी में जो वोटिंग हुई थी उसमें रसिया ने वीटो किया और इंडिया उस वोटिंग से अनुपस्थित रही, सो दैट रसिया को ना लगे कि इंडिया उसके खिलाफ है। अब दूसरा है कि इस युद्ध से इंडिया का क्या इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। तो डायरेक्टली तो इससे कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि रसिया का और इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है काफ़ी कम है। लेकिन रसिया और यूक्रेन का जैसे ही क्राइसिस बढ़ता रहेगा तो क्रूड आयल का जो कीमत है हाई होता रहेगा
और ये हम जानते हैं कि जैसे अभी भी $100 के ऊपर पहुंच चुका है। और ये हम जानते हैं कि इंडिया का जो क्रूड इंपोर्ट है काफ़ी मतलब एक अहम हिस्सा मतलब 70% इम्पोर्ट करती है इंडिया अपने क्रूड रिक्वायरमेंट का। तो जैसे इसका प्राइस अप होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और इंपोर्ट बिल बढ़ने से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा और इसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशंस इससे बिगड़ सकते हैं और बिगड़ेंगे यदि इस तरह से और चलता रहा और ऑयल प्राइस अप होता रहा। तो इस तरह से इंडिया का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। दूसरा है कि इसमें और एक एंगल है कि चाइना, रसिया और चाइना आपस में काफ़ी अभी क्लोज एलाई हो गए हैं। तो चाइना भी रसिया को अपोज नहीं किया बल्कि एक मतलब न्यूट्रल रोल अभी अपनाए हुए है चाइना। तो जैसे ही रसिया के साथ और रसिया चाइना के साथ चाहता है क्योंकि रसिया और चाइना के ट्रेड काफ़ी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो चाइना को नहीं चाहेगा कि वो नाखुश करे। तो जिस तरह से चाइना रसिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना भी और भी एक तरह से इम्बोल्डेंड हो जाएगा और वह इंडिया के जो LAC है LAC भी के पास में वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। तो ये सब इस कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बाधित होते हैं। तो ये रहा इंडिया रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इस तरह से और भी वीडियो आगे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।